गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम शुरुआत कर देते हैं। लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद में हम नया टॉपिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम शुरुआत कर देते हैं। सभी एक्टिव हो जाएं। हम शुरुआत कर देते हैं। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। यदि आज आपको 5 घंटे भी पढ़ा दे तो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहोगे और भी पढ़ाओ और भी पढ़ाओ। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन है, इसी में आता है, तंत्रिका तंत्र में ही आता है न्यूरॉन। ठीक है, यही टॉपिक हमारा क्या है, तंत्रिका तंत्र। तो हम देखते हैं जो तंत्रिका तंत्र है इसका मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर के अंदर सूचना का आदान प्रदान करना। शरीर के अंदर क्या है, सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य इसी का है। ठीक है, कौन सी सूचना, कौन सी सूचना, जैसे भोजन खाया, आंख पे कुछ लगा, या कुछ हमने ऐसे टच किया, मतलब कहीं पर भी कोई भी सूचना, जैसे मैंने एकदम ऐसे आपकी तरफ हाथ किया तो एकदम आप एक्टिव हो गए, तो तुरंत संदेश पहुंचा कि कुछ न कुछ है। आंख में आप देख रहे हो तो देखने के बाद में तो तुरंत पिक्चर बन के आंख से और फिर मस्तिष्क हो जाएगा कहीं कुछ न कुछ तो है, ये व्यक्ति देखा हुआ है। फिर आपको पता चलेगा ये तो तेरा 2019 का दुश्मन है, और मस्तिष्क कहेगा कि भाग ले बेटा, ये तो 5-6 व्यक्तियों को और लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस रूप से आप देखो एक्टिवनेस पैदा हुई, मतलब मानव में सूचना देने के बाद में, और मस्तिष्क ने अपना कार्य किया। तो इस रूप से हम देखते हैं जो तंत्रिका तंत्र है मानव के अंदर एक तरह से सूचना देने का कार्य करती है। और यह सारी चीज आती है हमारे एक शरीर के अंदर, एक भाग है जिसको जो हम बायोलॉजी की दृष्टि से पढ़ते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय में इसको हम डिस्कस करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय मींस क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम इसको डिस्कस करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस क्या है, व्यक्ति में हम देखते हैं व्यक्ति का कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और उसके बीच में समन्वय बनाना। कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ऊपर ही लिख ही रखा है, और समन्वय बनाना। क्या बनाना, समन्वय। तो हम देखते हैं जो कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है और फिर उसके बाद में समन्वय बनाने की प्रक्रिया है, वो सारा किस में आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 भाग काम करते हैं, एक तो अतःस्रावी तंत्र और एक काम करता है तंत्रिका तंत्र। तो शुरू में हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अतःस्रावी तंत्र। और अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो पहले हम कुछ इन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। जो शरीर का नियमन एवं नियंत्रण करने की बात आए, मतलब शरीर का नियमन, शरीर का नियमन, शरीर का नियमन, नियमन मीन्स क्या है, रेगुलेशन। शरीर का नियमन, रेगुलेशन, वह नियंत्रण, वह नियंत्रण, नियंत्रण करने की प्रक्रिया। नियंत्रण मीन्स क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या कहलाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है, लॉजी कहलाती है।
कहलाती है। मतलब क्या है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। न्यूरो मीन्स क्या है, तंत्रिका। न्यूरो मीन्स क्या है, तंत्रिका, तंत्र, नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन मीन्स क्या है, एंडोक्राइन तो वो है हमारा एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको, एंडोक्राइन सिस्टम। और लॉजी मीन्स क्या है, स्टडी। लॉजी मीन्स क्या है, स्टडी। स्टडी मीन्स क्या है, अध्ययन। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम एक सिस्टम है जिससे हमारा सारा शरीर का नियंत्रण होता है और नियमन होता है। नियमन कैसे, जैसे मानव का बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, ठीक है, और मानव के अंदर जो अन्य क्रियाएं होती है, जो तापमान से संबंधित क्रियाएं हैं या एसिडिटी से संबंधित क्रियाएं हैं या बेस को कंट्रोल करना या लवण को कंट्रोल करना। आप ये देखो, मानव के अंदर नमक ज्यादा खा जाए तो भी कंट्रोल हो जाता है, नींबू ज्यादा ले ले तो भी कंट्रोल हो जाता है, बेस ज्यादा ले ले, मानो कोलगेट खा ले बच्चा थोड़ी सी ज्यादा तो बेस ज्यादा हो गया, तो टूथपेस्ट खा लिया कोई अन्य, कोलगेट खाना जरूरी नहीं भाई, और भी अन्य खा लिया कोई, बाबा रामदेव वाला टूथपेस्ट खा लिया, तो कुछ भी खा ले तो वो बेस हो गया। बेस कोई भी चीज खा लिया, मानो बेस खा लिया या अमल खा लिया, तो वह उसको सारा रेगुलेशन करने का कार्य है, नियंत्रण करने का कार्य है, वो किसका है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी का है। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और फिर पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी तंत्र। मतलब पूरा का पूरा हमारा शरीर इन्हीं के द्वारा कंट्रोल हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम देखेंगे भी सूचना का आदान प्रदान करना तंत्रिका का काम है। किसका काम है, तंत्रिका का काम है। किसका काम है, तंत्रिका का कार्य है। तंत्रिका का कार्य है, नरों का कार्य है, तंत्रिका का कार्य है। कई बार पेपरों में पूछा आता है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है, थोड़ा सुंदर लिखे ना, या समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा होगा, थोड़ा सा सुंदर और भी सुंदर लिखने का प्रयास करता हूं। जो तंत्रिका तंत्र है हम देखते हैं, इसकी इकाई पूछी जाती है कई बार। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। यदि हम तंत्रिका तंत्र की इकाई की बात करें, तंत्रिका तंत्र की इकाई की बात करें, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, न्यूरॉन है। कौन सी है, न्यूरॉन। न्यूरॉन है, न्यूरॉन है। जो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन है। तो कई बार पेपर में यह भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कितनी तंत्रिकाएं हैं। हमारे शरीर में 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं। क्या है, 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं। बिलियन है, बिलियन, ये ध्यान रखना, 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं, 100 बिलियन नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं। और सबका कार्य क्या है, सूचना का आदान प्रदान करना। और सूचना है वो सारी कहां जाती है, मस्तिष्क में जाती है। कहां जाती है, ब्रेन में जाती है। ब्रेन ही सारी सूचना को इकट्ठा करेगा और उसी के माध्यम से फिर वह डिसीजन लेता है। ठीक है, बात हो गई, सही है। तो हम देखते हैं, जो कई बार ये भी पूछ ले मानव में ये पूछ ले कि मानव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है। संरचनात्मक व क्रियात्मक, वो भी न्यूरॉन है। जब ये पूछ ले कि मानव में तंत्रिका तंत्र में, सॉरी, मानव के तंत्रिका तंत्र में, मानव के तंत्रिका तंत्र में, ये तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में, तंत्र में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक
वह क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वह क्रियात्मक इकाई कौन सी है? क्रियात्मक मीन्स क्या है? फंक्शनल। क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो भी क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारी न्यूरॉन है वो कितनी तेजी से सूचना भेजती है। तो आप देखो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 320 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि की चाल कितनी है? 320 मीटर पर सेकंड होती है। तो ध्वनि की चाल से लगभग आधी स्पीड में भेजती है। तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है और प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी चाल है, यह सूचना 130 से 150 मीटर पर सेकंड से भेजती है। यह सूचना 130 150 मीटर पर सेकंड की गति से देती है। तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से हो जाती है। तो कभी ये सोचो कि भाई इतनी स्पीड, आप ये देख लो एक सेकंड के अंदर कितना है? 130 से 150 मीटर। मानो ज्यादा ज्यादा कितना मीटर होगा? 3 मीटर बड़ा होगा। ज्यादा ज्यादा कह रहा हूं, 9 फुट हो गया। 3 मीटर मतलब 2 ही मीटर है। ठीक है, 2 मीटर लगभग 6 फुट हो गया। ठीक है, 6 फुट हो गया बस। तो 6 फुट तक सूचना है। आप ये देख लो, भाग में आप 2 करोगे तो लगभग 75 सेकंड, और यहां से 2 करोगे 75, तो लगभग 75, 2 से भाग दो, 75 गुना एक सेकंड का 75वां हिस्सा हमने ऐसे टच किया और एकदम मस्तिष्क तक सूचना पहुंच जाती है। तो कितना तेजी से यह सूचना जाती है? तो यह सूचना कितनी गति से जाती है? 130 से 150 मीटर पर सेकंड की गति से जाती है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। यह टॉपिक हमारा नियंत्रण एवं समन्वय है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल करना शरीर का और समन्वय बनाना, समन्वय मीन्स भाईचारा बनाना, वो सारा कार्य किसका है? हमारे बॉडी के अंदर 2 सिस्टम काम करते हैं, उनको अप्रत्यक्ष रूप से डील करता है मस्तिष्क, ब्रेन। तो शरीर का नियमन व नियंत्रण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। और न्यूरो मीन्स क्या है? तंत्रिका तंत्र, और एंडोक्राइन मीन्स क्या है? हमारा अतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। इनकी स्टडी क्या कहलाती है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। तो हम देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तंत्रिका का कार्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान करना। और इसी इकाई क्या है? सबसे छोटी, न्यूरॉन। और इसी को हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। और हमारे शरीर में कितनी तंत्रिकाएं? 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं। और यह सूचना 130 से 150 मीटर पर सेकंड की गति से भेजती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका, उसी के अंदर धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? जो पहले तो ये देख लो आप, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो कौन सी है? कोशिका है। कौन सी है? कौन सी सबसे लंबी कोशिका है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ठीक है। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका में धागे नुमा संरचना कौन सी होती है? धागे नुमा संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड मीन्स क्या है? धागा, लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर। तंत्रिका में धागे नुमा संरचना कौन सी है? तो वो कौन सी है? डेंड्राइट है। कौन सी है? डेंड्राइट। अच्छी बात है। और क्या है? और क्या फैक्ट पूछा? ये फैक्ट लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये सारे एक बार रिवाइज करवाऊंगा आप डायग्राम करके। फिर तंत्रिका में लंबी संरचना कौन सी है? लंबी संरचना जो तंत्रिका होती है उसमें एक लंबी संरचना होती है, लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एक्सोन। क्या होता है? एक्सोन। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोन और हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाक्ष।
ठीक है। जो तंत्रिकाएं होती है, जो तंत्रिकाएं जैसे ऐसे हैं, तो इसके अंदर एक लंबी जो बीच का हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबा हिस्सा क्या है, एक्सोन। धागे नुमा संरचना ऊपर होती है वो धागे नुमा संरचना है, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं जो इसी ये तंत्रिका है और इसके नीचे एक तंत्रिका और होगी और बीच में होगा खाली स्थान, उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो अगला है दो तंत्रिकाओं के मध्य, दो तंत्रिकाओं के मध्य, काओं के मध्य, मध्य खाली स्थान को, खाली स्थान को, खाली स्थान मीन्स क्या है, गैप, गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। तो हम देखते हैं एक ये तंत्रिका है, इसके ऊपर एक भाग और होता है, एक भाग और है, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं जो तंत्रिका है हमारी, इसके अंदर छोटे छोटे हमारे आयन की भी आवश्यकता होती है। तो आयन जरूरी है, यदि आयन ना हो तो सूचना नहीं पहुंचेगी। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका के लिए, तंत्रिका के लिए आवश्यक आयन, आवश्यक आयन, एसेंशियल आयन कौन से हैं। आवश्यक आयन भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, आवश्यक तत्व भी पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। आवश्यक तत्व भी या आयन भी पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है। या आयन पूछ ले, वो कौन से हैं, Na पॉजिटिव व K पॉजिटिव। मतलब पोटेशियम आयन या सोडियम आयन, मतलब सोडियम या पोटेशियम आयन, सोडियम तत्व या पोटेशियम तत्व, सोडियम एलिमेंट या पोटेशियम एलिमेंट, यही आयन है वो सूचना ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर, दोबारा समझेंगे सारी चीजें जो हमने पढ़ी है डायग्राम के माध्यम से। देखो यहां पर डायग्राम से देखना, आप थोड़ा बनता हुआ देखोगे, बस ये है, ये है जो ऊपर का हिस्सा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। और ये है जो ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, नाभिक होता है, नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक। यहां होता है कोशिका काय, सेल बॉडी, कोशिका काय, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, ठीक है। ये जो डंडल है, डंडल बिल्कुल है, ये लंबा हिस्सा मैंने बताया था आपको, धागे नुमा संरचना मैंने बताई थी, डेंड्राइट, ठीक है। ये है, ये होता है एक्सोन, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, मैंने अभी आपको डिस्कस करवाई थी तंत्रिकाक्ष, ठीक है। इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर वसा की एक परत होती है, वसा की एक परत है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। इंग्लिश में यहां भी लिखा हुआ माइलिन शीथ लिखा मिलेगा, माइलिन शीथ। ठीक है, ये है तंत्रिका का अंतिम शिरा, तंत्रिका का अंतिम शिरा, जिसको हम बोलते हैं नरो एंडिंग, इंग्लिश में बोलते हैं नरो एंडिंग, नरो एंडिंग। इनके बीच में यहां पर होता है खालिस्तान, सिनेप्स, यहां से एक रसायन निकलता है, सिनेप्स,
और एक रसायन निकलता है, उसका नाम और लिख देता हूं मैं, एसिटाइलिन कोलिन रसायन निकलता है, केमिकल निकलता है, वो अगली मैप में देख लेंगे हम। केमिकल लिख दूं बस एक बार, जगह कम है, एक बार ये लिख देते हैं, एसिटाइलिन कोलिन होता है। देखो समझो ये डेंड्राइट है, देखो मैंने बनाया था डेंड्राइट है, ठीक है, ये धागे नुमा संरचना है डेंड्राइट की। तो पेपर में पूछ ले कि तंत्रिका के अंदर न्यूरॉन में सबसे छोटी इकाई जो, उसमें धागे नुमा संरचना कौन सी है, डेंड्राइट है। कौन है, डेंड्राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देखो, इसी के अंदर नाभिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका में भी क्या होता है, नाभिक होता है, सत्य बात है। सेल बॉडी जिसको हमने बोला है कोशिकाएं है, सेल बॉडी है, कोशिकाएं है, इसी में भी कोशिकाएं भी होता है। एक्सोन है, ये यहां से यहां तक एक्सोन है, मैंने बताया था लंबी संरचना कौन सी है, एक्सोन है, इसी को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ये माइलिन शीथ है, इसके ऊपर है वसा की एक पतली सी परत होती है, ये जो सूचना को तेजी से भेजने का काम करती है, वही क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये एक्सोन टर्मिनल है, जो एक्सोन का टर्मिनल मतलब तंत्रिका का अंतिम सिरा, वो क्या होता है, एक्सोन होता है। कौन होता है, एक्सोन होता है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है, ये है। और इसमें हम अगले उसमें फिर देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से एक बार और। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जो एक दो पॉइंट रहता था हमारा, यहां डिस्कस कर लेंगे हम। देखो हम कह सकते हैं आगे नोट करके, पहला पॉइंट, तंत्रिका में नरों में या एक्सोन में, सॉरी न्यूरॉन में कोशिका पाई, न्यूरॉन में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक मीन्स क्या, न्यूक्लियस, नाभिक पाया जाता है, यह ध्यान रखना, नाभिक पाया जाता है। अगला पहला पॉइंट है नोट में। दूसरा, तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता, तंत्रिका कोशिका का, नरो सेल का विभाजन नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तंत्रिका कोशिका लिख देता हूं, इन तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन एक ही बात है, इसको बोलते हैं नरो सेल, ठीक है, नीचे भी लिख रहा हूं मैं, नरो सेल। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, मतलब इसका डिवीजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता। विभाजन नहीं होता इसका मतलब क्या है मास्टर जी, इसका मतलब है जैसे हम देखते हैं जो कैंसर है वो क्या है, कोशिकाओं का विभाजन है, और टूटते 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 एक लंबी चेन टूट जाती है, और उसके बाद में इनकी गांठ बन जाती है, ठीक है। जो कोशिकाओं का विभाजन ही क्या है, कैंसर है, ठीक है। तो इसमें कैंसर कभी नहीं होगा, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, इसलिए इसमें कैंसर नहीं होता, इसलिए इसमें कैंसर नहीं होता, इसमें कैंसर नहीं होता, इसमें कैंसर नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसमें कैंसर नहीं होता, लिख दो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, यहां मैंने बताया था कि ये नाभिक है, मैंने बता दिया तंत्रिका कोशिका में, न्यूरॉन में केंद्रक नाभिक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, बता दिया। ये धागेनुमा संरचना बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता माइलिन शीथ, वेरी इंपॉर्टेंट, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ माइलिन शीथ में, माइलिन शीथ एक्सोन के ऊपर स्थित होती है। किसके ऊपर स्थित होती है, एक्सोन के ऊपर
ऊपर स्थित होती है, जो वसा से बनी परत है, वसा से बनी परत है जो सूचना को तेजी से लेकर जाती है, जो सूचना को तेजी से लेकर जाती है। लेकर जाती है। इतना डिटेल में क्यों बताया मैंने, को तेजी से लेकर जाती है, इतना डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम्पल हम देखें डायनासोर, डायनासोर में माइलिन शीथ नहीं था। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर में माइलिन शीथ नहीं था। ये माना जाता है, ठीक है, कभी ये माना जाता है कि उसमें नहीं था। अब देखो डायनासोर के लुप्त होने के कारण एक तो ये है और एक इन्वायरमेंट है और कुछ परिस्थितियां और हैं। तो माइलिन शीथ है नहीं है तो सूचना आगे से तेजी से नहीं पहुंचेगी, सीधी सी बात ये है। डायनासोर को कोई पीछे से खा ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मानव में कितना बढ़िया सिस्टम है कि सूचना तेजी से पहुंचती है मानव में। जैसे मैंने ऐसे टच किया तो तुरंत सूचना पहुंच गई। रात को आपको चींटी काट रही है, तुरंत पता चल गया। मच्छर ने काटा, तुरंत संदेश पहुंचा, कहीं मच्छर लड़ रहा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मच्छर भी इतना तेजी से सूचना पहुंचती है, एकदम मारते हो मच्छर नीचे ही मर जाता है। तो आप ये देखो कितनी तेजी से सूचना पहुंचती है, मच्छर को तो अज्ञात भी नहीं होता। तो आप देखोगे कितना तेजी से हमारे शरीर के अंदर ये एक्टिवनेस है। हम देखते हैं मानो आप बस में सफर कर रहे हो और तो आप ऐसे हाथ लगाकर ऐसे खड़े हो, किसी ने आपको ऐसे टच किया थोड़ा सा, तुरंत पता चल गया। मानो ये सूचना का सिस्टम होता ही नहीं और आप बस में ऐसे खड़े हो और आपका कोई हाथ ले जाए खोल के, तो फिर बाद में पता चले ये खून कैसे टपक रहा है। तो आपका कोई व्यक्ति सो रहा है और टांग ले जाए खोल के और कहा कि ये टांग कौन ले गया खोल के, बाद में सुबह सुबह पता चले, तो आप ये देख लो या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि रक्त बहेगा, रक्त बहता रहेगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से सूचना को तेजी से पहुंचाने का कार्य कितना महत्वपूर्ण है और माइलिन शीथ कितना महत्वपूर्ण है। तो डायनासोर में विशालकाय जीव था और विशालकाय जीव पीछे से कई जीव काट लेते थे। मानो डॉगी काट रहा है, कोई कुत्ता काट रहा है, कुत्ते ने काटा, डायनासोर को पता ही नहीं है, शेर है, आराम से रेस्ट कर रहा है। कोई व्यक्ति को मांस खाने की इच्छा हुई, डायनासोर की पूंछ ले गया बना और घर पे आराम से बना के खाया। तो या शेर है, आराम से भोजन करके चला गया और सूचना पहुंची ही नहीं। तो इस तरह से वहां पर क्या हुआ, छोटे छोटे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे डायनासोर लुप्त हो गया होगा। तो इसी तरह से डायनासोर का लुप्त होने का कारण भी यही था। और माइलिन शीथ है वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात भी पता चली। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है नरो एंडिंग। नरो एंडिंग में मैंने बताया आपको फोर्थ पॉइंट में कि यहां पर क्या होता है, सिनेप्स होते हैं। क्या होते हैं, सिनेप्स। और मैंने बताया यहां पर क्या है, खालिस्तान है। सिनेप्स क्या होते हैं, खालिस्तान है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। तो सिनेप्स है, एक तंत्रिका है और दूसरी तंत्रिका है, उनके बीच का जो खालिस्तान है उसी को हम क्या बोलेंगे, सिनेप्स है। तो ये तंत्रिका है और एक तंत्रिका है, तो यहां पर बीच के खालिस्तान को क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। और सूचना एक केमिकल के माध्यम से आगे जाएगी और वही केमिकल क्या है, हमारा एसिटोकोलिन है। क्या है, एसिटाइल कोलिन है। इसको एसिटोल कोलिन भी बोल देते हैं। एसिटाइल कोलिन इतना महत्वपूर्ण है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी बोलते हैं। पेपर में पूछ ले कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर शरीर का, न्यूरोट्रांसमीटर मीटर के रूप में एसिटोकोलिन को जाना जाता है, एसिटोकोलिन को जाना जाता है, एसिटाइल कोलिन को
जाना जाता है। यह ऐसा रसायन है, यह ऐसा रसायन है, रसायन है जो जो एक तंत्रिका से, मतलब वन नरो से सेकंड नरो तक, नेक्स्ट अनदर नरो से तक, एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक सूचना भेजता है, तक सूचना भेजता है, सूचना भेजता है। ठीक है, मतलब एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक सूचना भेजने का कार्य कौन करता है? यही रसायन करता है। और इतनी तेजी से सूचना भेजता है जिसकी वजह से ठीक है, इतनी तेजी से सूचना भेजता है जिससे अगली, फिर जैसे ये होगा, ये तंत्रिका है, फिर ये तंत्रिका है, यहां रसायन निकलेगा और एकदम तेजी से सूचना पहुंचेगी, फिर यहां पहुंचेगी। और सबसे पहले सूचना कहां आती है? डेंड्राइट में। पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले सूचना कोशिका में कहां आती है? सबसे पहले सूचना, सबसे पहले सूचना, सूचना मीन्स क्या है? इंफॉर्मेशन। सबसे पहले सूचना, इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट में आती है। डेंड्राइट में आती है, डेंड्राइट में आती है। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। और फिर नरो एंडिंग के माध्यम से सूचना रसायन के माध्यम से आगे पहुंच जाती है। इतना सभी को ध्यान में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, डेंड्राइट है, फिर उसके बाद में एक्सोन है, और फिर एक हमारा न्यूक्लियस है, और इसका विभाजन नहीं होता, इसलिए इसमें कैंसर नहीं होता। बस सिंपल सी बात है। और जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलिन शीथ पाया जाता है। फिर नरो एंडिंग है, नरो एंडिंग है तो वहां से सूचना चली जाएगी आगे अगली में, डेंड्राइट में। और एक रसायन निकलता है एसिटाइलिन कोलिन, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। डायनासोर में माइलिन शीथ नहीं था, एक वसा की छोटी परत नहीं थी, इसलिए सूचना तेजी से नहीं जाती थी। बस इतना ही सी बात है। अब क्या बात है? अब ये बात है कि जो चाय व्यक्ति पीता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, बीड़ी लगाने वाला है भी, कई सुट्टा लगाते हैं, बिल्कुल बीड़ी, सुट्टा, सिगरेट, ये इस एसिटाइल कोलिन को सक्रिय करते हैं। को क्या करते हैं? को सक्रिय करते हैं। एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं? सक्रिय करेगा तो सूचना तेजी से जाती है, सूचना तेजी से जाती है और व्यक्ति सक्रिय बनता है। व्यक्ति क्या होता है? सक्रिय। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे हमेशा क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? हमेशा चाय पीते हैं। आपने सोचा होगा मास्टर जी ये बताएंगे कि बीड़ी सुट्टा लगाते हैं। नहीं, चाय पीते हैं पढ़ने वाले बच्चे, सुट्टा वगैरह तो नहीं पीते हैं। चाय है, कॉफी है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को एसिटाइल कोलिन है, सक्रिय कर देता। अब ये मत कहना कि मैं तो पीता, मुझे पीने का कोई शौक नहीं है, मैं तो पीता हूं केवल सूचना बढ़ाने के लिए, सक्रिय करने के लिए, वरना तो मुझे कोई शौक नहीं है, मैं बीड़ी सुट्टा तो लगाने का मन ही नहीं करता। तो चाय पी सकते हो थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में भी नुकसान करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं जितनी भी ड्रग्स है, ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स है, ड्रग्स, कोकीन है, दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक गोलियां, दर्द निवारक गोलियां, शराब, ये इस रसायन को, केमिकल को क्या करेंगे? कम कर देते हैं। रसायन को क्या करेंगे? कम। और इसलिए सूचना भी क्या हो जाती है? कम।
इसलिए कई बार आपने देखा होगा दर्द निवारक गोलियां, चोट लग जाती है व्यक्ति को, चोट लगने पर तो हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है, दर्द होता है, तो दर्द निवारक गोलियां लेते ही क्या चोट ठीक नहीं होती, दर्द कम हो जाता है, सूचना कम हो जाती है। सूचना कम होगी तो मस्तिष्क को पता नहीं चलता, 4-5 घंटे आराम हुआ, फिर उसके बाद में वापस दर्द शुरू, सूचना फिर वापस जाना शुरू होती है, फिर दर्द निवारक गोलियां लेते हैं, फिर एसिटाइलिन कोलिन को रसायन को कम कर देगी, फिर 4-5 घंटे राहत। इस तरह से सूचना कम हुई है, वह चोट ठीक नहीं हुई है। इस तरह से रसायन को कम करने का, सूचना कम करने का कार्य करता है। यह बात सही है। फिर हम देखते हैं, आपने ध्यान किया हो कि एक एनेस्थेसिया का टिक्का होता है, एनेस्थेसिया का, एनेस्थेसिया है ना, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया किसके लिए होता है? बेहोशी के लिए। ये बेहोशी के लिए है, बेहोशी करने के लिए। ये भी क्या करता है? रसायन को कम कर देता है और सूचना कम हो जाती है। व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थेसिया का टिक्का लगा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है और सूचना कम हो जाती है। व्यक्ति का पैर खोल ले, पेट का ऑपरेशन करके आंत बाहर निकाल दे तो पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उससे रसायन कम हो गया, और रसायन कम हो गया तो सूचना कम हो गई है। तो इस रूप से हम देखते हैं एसिटाइलिन कोलिन, एनेस्थेसिया, दर्द निवारक गोलियां, शराब, ड्रग्स, कोकीन, ये सारे हैं इस रसायन को कम करते हैं, और रसायन कम होगा तो सूचना कम होती है। इसलिए कई व्यक्ति ये कहते हैं मुझे पीने का कोई शौक नहीं है शराब, मैं पीता हूं सूचना कम करने के लिए। सूचना कम हो जाती है और एक समय पर वह बेसुध अवस्था में चला जाता है। कहा कि मेरा तो गम है, मेरी जिंदगी में बहुत गम है, लेकिन मेरा गम फिर भी कुछ कम है, कुछ इस टाइप का आपने सुना भी होगा। वो ऐसे शराब लेने के बाद में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं और क्या कुछ चीजें इससे पूछी जा सकती है। हाँ, और भी पूछी जा सकती है। जैसे आप देखो, हमारी जो सारे शरीर की सूचना ये पहुंचेगी मेरु रज्जु में। कहां पहुंचेगी? मेरु, रीढ़ की हड्डी के नीचे मेरु रज्जु होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो हम देखते हैं मेरु रज्जु के बारे में। मेरु रज्जु तो क्या करती है? हमारे शरीर की संपूर्ण सूचना, हमारे शरीर की संपूर्ण सूचना, आपको कई कड़ी खुल जाएगी। अब देखना, हमारे शरीर की संपूर्ण सूचना, संपूर्ण सूचना मेरु रज्जु तक पहुंचती है, मेरु रज्जु तक पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है, कॉर्ड तक पहुंचती है। ऊपर हो जा, मेरु रज्जु तक पहुंचती है। तक पहुंचती है, पहुंचती है। मेरु रज्जु इसको, स्पाइनल कॉर्ड इसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क मीन क्या है? ब्रेन। तो आप देखो, रीढ़ की हड्डी में टिक्का लगाते हैं तो और कहीं क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये मेरु रज्जु है, यहां सूचना पहुंचेगी फिर मस्तिष्क तक जाएगी, तो बीच में ही रोक देते हैं सूचना को। तो इसलिए एनेस्थेसिया का टिक्का कहां लगाते हैं? मेरु रज्जु में लगाते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कई बार कि ऐसे क्यों? आजकल स्प्रे भी आ गया है। आजकल किसी विशेष पार्ट में थोड़े से, जैसे दांतों में कुछ करना हो तो स्प्रे लगा देंगे, तो उस हिस्से के अंदर क्या हो जाएगा? एनेस्थेसिया हो जाएगा, मतलब वह हिस्सा बेहोश हो जाएगा। छोटा सा ऑपरेशन कुछ करना हो तो तब ऐसा किया जा सकता है। लेकिन हम देखते हैं एनेस्थेसिया का टीका पूर्ण रूप से बॉडी को एनेस्थेसिया कर देता है, बेहोश कर देता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। आपको समझ में आ गई होगी बात, मेरु रज्जु को क्यों किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट इसी में लास्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क का अधीनस्थ कौन होता है? मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु मस्तिष्क का अधीनस्थ होता है, मस्तिष्क का अधीनस्थ होता है। अधीनस्थ, अधीनस्थ मीन्स क्या है? सबऑर्डिनेट।
अधीनस्थ मीन्स क्या है? सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट होता है अधीनस्थ, मेरुरज्जु मस्तिष्क का अधीनस्थ होता है। जैसे आप किसी से ये पूछो, अधीनस्थ का मतलब क्या है? नीचे काम करने वाला। मेरुरज्जु मस्तिष्क का अधीनस्थ होता है, सबॉर्डिनेट होता है, नीचे काम करने वाला होता है। जैसे आप देखते हो कई बच्चे सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, तब आप उससे पूछना कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की फुल फॉर्म बताओ, तो फिर वो बता देगा आपको सबॉर्डिनेट इंस्पेक्टर। सब का मतलब क्या? सबॉर्डिनेट इंस्पेक्टर। और नहीं बता पाए तो आप ये कहना कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी क्यों कर रहे हो, आपको सब इंस्पेक्टर का मतलब ही नहीं पता, सबॉर्डिनेट इंस्पेक्टर होता है। तो आप तैयारी करने लगे सब इंस्पेक्टर की, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहा हो कोई और उसको ये कहते कि आईएएस की फुल फॉर्म बता, और वो कहते कि नहीं पता, तो कमाल की बात नहीं है बिल्कुल। तो इसी रूप से आपको बात समझ में आ गई होगी कि सबॉर्डिनेट मतलब नीचे काम करने वाला है, और सारी सूचना इसीलिए वो किसको भेजता है? मस्तिष्क को। इसलिए सब इंस्पेक्टर को सूचना कहां भेजनी पड़ेगी? इंस्पेक्टर को भेजनी पड़ेगी। इसी तरह से मेरुरज्जु को सारी सूचना किसको भेजनी पड़ती है? मस्तिष्क को भेजनी पड़ती है। फिर इसमें अंतिम पार्ट हमारा बच गया, तंत्रिकाओं के प्रकार। तंत्रिकाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नर्व्स। टाइप्स ऑफ नर्व, तंत्रिकाओं के प्रकार। तंत्रिकाओं के प्रकार में पहले नंबर पर आती है संवेदी तंत्रिका, सेंसरी नर्व बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर पर है प्रेरक तंत्रिका, मोटर नर्व। तीसरी है मिश्रित, इसको मध्यस्थ तंत्रिका भी बोल देते हैं। मीडिएटर तंत्रिका, मीडिएटर तंत्रिका का मध्यस्थ, बीच में काम करने वाले, मीडिएटर हम बोलते हैं। मीडिएटर है ये, तो दलाल है ये तो। मीडिएटर का मतलब बीच में, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी डीलर को बोल देते हैं ये तो मीडिएटर है, तो वो क्या है? मीडिएटर मतलब मध्यस्थता करने वाला, आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा, ठीक है। संवेदी, देखो नाम से पता चलता है संवेदना, आपको टच किया संवेदना पैदा हुई, तो इसलिए वो कौन सी है? संवेदी तंत्रिका है। तो ये क्या करेगी? अंगों से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाएगी, अंगों से मस्तिष्क तक सूचना। इंफॉर्मेशन है वो कहां से कहां तक पहुंचाएगी? इंफॉर्मेशन है वो कहां? ऑर्गन टू, इंफॉर्मेशन कहां से कहां पहुंचाएगी? ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाएगी, ऑर्गन से ब्रेन तक। अच्छी बात है। और फिर प्रेरक तंत्रिका क्या करती है? सूचना कहां से? मस्तिष्क से अंगों तक, मस्तिष्क से, ब्रेन से अंगों तक, मस्तिष्क से अंगों तक सूचना पहुंचाएगी। सही है, अच्छी बात है। जैसे मुझे मस्तिष्क से संदेश भेजा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, तो वो कौन कार्य कर रही है? प्रेरक तंत्रिका। अब एक मध्यस्थ होती है, वो क्या करती है? संवेदी तंत्रिका है, प्रेरक तक सूचना पहुंचाएगी, प्रेरक से संवेदी तक, बीच का काम करती है। तो मध्यस्थ तंत्रिका क्या करती है? संवेदी से प्रेरक तक तंत्रिका, प्रेरक तक सूचना। अच्छी बात है। और दूसरा काम क्या करेगी? प्रेरक से संवेदी तक सूचना, से संवेदी तक सूचना। तो ये काम कौन करती है? मिश्रित तंत्रिका करती है। ये काम कौन करती है? मिश्रित काम करती है, ठीक है, मिश्रित। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, एग्जाम्पल रिले तंत्रिका, रिले तंत्रिका, रिले नर्व्स, क्या बोलते हैं? रिले नर्व, ठीक है। ये था प्यारे बच्चों तंत्रिका तंत्र। एक बार इसको लिख दो, फिर हम आगे शुरू करते हैं।
आगे हम शुरू करते हैं। अगला हमारा, ये तो हमने किसकी बात की है, तंत्रिका तंत्र की बात की है। किसकी बात की है, तंत्रिका तंत्र की। अब हम इससे आगे जो चलेंगे वो चलेंगे किस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, ग्रंथियां, अतःस्रावी तंत्र। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में सबसे पहले एंडोक्राइनोलॉजी की बात की थी, न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो का मतलब समझ लिया हमने, तंत्रिका तंत्र। अब एंडोक्राइन की हम समझेंगे, इसी को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की बात जब आई तो एक वैज्ञानिक थे एडिसन। कौन थे, एडिसन। वैज्ञानिक एडिसन को इसका जनक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जनक, क्योंकि थॉमस एडिसन थे जो वैज्ञानिक है। थॉमस एडिसन अतःस्रावी तंत्र के जनक बोले जाते हैं। अतःस्रावी तंत्र के जनक बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एडिसन रोग के बारे में बताया था। नाम भी एडिसन किस पर पड़ा, थॉमस एडिसन। एडिसन रोग के बारे में बताया। आप ये सोच रहे होंगे कि एडिसन रोग फिर होता क्या है मास्टर जी, तो इसने बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, क्या खास बात थी इस एडिसन की। तो एडिसन रोग जब वैज्ञानिक ने देखा तो एडिसन रोग है वो सारा किसकी वजह से था, जो मानव का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ गया था, वही क्या है, एंडोक्राइन। मतलब जो एडिसन रोग में शरीर के अंदर जो लवण को, अम्ल को और बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तब वैज्ञानिक ने देखा कि कुछ न कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तो उसको पता चला कि अतःस्रावी तंत्र है उसमें गड़बड़ है। तो एडिसन रोग के बारे में बताया। यह रोग अतःस्रावी तंत्र में कमी के कारण होता है। यह बात उसने सबसे पहले बताया, कमी के कारण होता है। अच्छी बात है, बता दिया। और क्या खास बात बताई इसने, ऐसा और कुछ नहीं बताया उसने, बस यही था कि इसने इसके बारे में बता दिया। अब सभी वैज्ञानिकों की होड़ लग गई कि मैं भी देखूंगा कि क्या सिस्टम है, किस तरह से है। तो वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। ये सारी चीजें उस समय पर सामने आने लगी। अच्छी बात है, सामने आने लगी। फिर एक बात आई अतःस्रावी ग्रंथियों की। सबसे पहले अतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन, और हार्मोन के बारे में एक वैज्ञानिक ने, स्टार्लिंग ने सबसे पहले शब्द दे दिया हार्मोन। और एक वैज्ञानिक ने स्केलेटिन हार्मोन की खोज कर दी। तो वो हार्मोन में हम देखेंगे। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं ग्रंथियां। अतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां कितनी प्रकार की, इसमें मुख्यतः तीन ग्रंथियां देखते हैं। मुख्य तीन ग्रंथियां देखते हैं। तो एक तो कौन सी ग्रंथि, अतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी है, अतःस्रावी। पहले नंबर पर हम देखेंगे अतःस्रावी ग्रंथि। इसको हम बोलते हैं एंडोक्रीन ग्लैंड। इस तंत्र में, इसमें का मतलब क्या है, इस तंत्र में तीन ग्रंथि है। पहली एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्रीन ग्लैंड। तीसरे नंबर पर है मिक्सोक्रीन ग्लैंड।
इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। यह कहीं ना कहीं, वैसे देखें हमने समझने की दृष्टि से 3 प्रकार के देखे हैं, वरना तो जो अतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि कहीं ना कहीं अतःस्रावी तंत्र का ही भाग रहती है, और वह इसके 2 ही भाग होते हैं, अतःस्रावी तंत्र ग्रंथियां, और इसके 2 भाग है, एक हमारा जो वास्तविक और एक हमारी जो वास्तविक नहीं होती मिश्रित ग्रंथियां। लेकिन हमने समझने की दृष्टि से 3 प्रकार से देख लिया, ठीक है। मेक्सोक्रीन ग्लैंड, ठीक है। वैसे आप देखो अतःस्रावी ग्रंथियों के 2 भाग है, एक तो हमारी वास्तविक ग्रंथियां देखेंगे इसके अंदर, और एक जो हमारी वास्तविक न होकर उसके अंदर कुछ मिश्रित गुण होते हैं, इसलिए हमने समझने की दृष्टि से मिश्रित ग्रंथि को अलग रखा है, ठीक है। कहीं आप पढ़ोगे ना, कई जगह पर 2 ही प्रकार मिलेंगे, मैंने समझने की दृष्टि से मिश्रित ग्रंथि बनाया, ठीक है। अगला, तो अतःस्रावी ग्रंथियों में हमने देखा तंत्र में थॉमस एडिसन अतःस्रावी तंत्र के जनक बोले जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले एडिसन रोग के बारे में बताया था, और यह रोग अतःस्रावी तंत्र में कमी के कारण होता है, और इसमें मुख्यतः कितनी ग्रंथियां, 3 प्रकार की ग्रंथियां। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे अतःस्रावी ग्रंथि। अतःस्रावी ग्रंथियों में देखते हैं, इन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित मीन्स क्या, हार्मोन सीक्रिएट होता है, एक्सक्रिएट होता है, ठीक है। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इन ग्रंथियों से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन लक्षित अंग से दूर होता है। लक्षित अंग का मतलब क्या है, जहां इसको जरूरत है उससे दूर होगा, टारगेट ऑर्गन से दूर होता है। मास्टर जी थोड़ा बता दो ये क्या थी बात, लक्षित अंग से दूर होता है, ये समझ में नहीं आया। जैसे जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर विद्यमान है, कहां, मस्तिष्क के अंदर। इससे हार्मोन निकलता है जो मुख्य रूप से मानव की वृद्धि करता है, मानव की वृद्धि करेगा, अलग अलग अंग पर काम करेगा। तो वहां से मस्तिष्क से तो यह लक्षित अंग तक पहुंचाएगा, तो लक्षित अंग दूर हो गए और वह लक्षित अंग तक जाएगा तो वह रक्त के माध्यम से जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग से नलिकाएं विद्यमान नहीं होती, ठीक है, अलग से नलिका विद्यमान नहीं होती। इन हार्मोन को लक्षित अंग तक पहुंचने के लिए, लक्षित अंग तक पहुंचने के लिए अलग से नलिका विद्यमान नहीं होती। नलिका मीन्स क्या, डक्ट अलग से नलिका विद्यमान नहीं होती, अलग से नलिका विद्यमान नहीं होती। डक्ट होता है, बायोलॉजी की भाषा में डक्ट बोलते हैं नलिका को, कभी इसको पाइप लिख दो आप इंग्लिश में, ठीक है। इसमें इन हार्मोन को लक्षित अंग तक पहुंचने में अलग से नलिका विद्यमान नहीं होती, इसलिए इन ग्रंथि को डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, डक्टलेस नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। इसलिए इसको क्या, इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, इन ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। सही है, इतना सभी को आया समझ में। फिर हम देखते हैं
हार्मोन, अगला पॉइंट इसी में, हार्मोन लक्षित अंग तक, हार्मोन लक्षित अंग तक फिर कैसे पहुंचते हैं? लक्षित अंग तक रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं, रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। माध्यम से पहुंचते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से पहुंचते हैं? रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अब हार्मोन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे हम? हार्मोन। तो पेपर में पूछ ले, मानो हार्मोन किसके बने होते हैं, जैसे इंजाइम का पेपर में पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, आपने, मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस वगैरह भी करवाता हूं, उस प्रैक्टिस में भी करवाया था मैंने। तो हम देखते हैं हार्मोन। जो इंजाइम बने होते हैं प्रोटीनों के, किसके बने होते हैं? प्रोटीनों के। और हार्मोन है जो हार्मोन, हार्मोन ये किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा को फैट बोलते हैं, फैट, वसीय अम्ल फैटी एसिड, वसीय अम्ल फैटी एसिड, तथा स्टेरॉयड के बने होते हैं, स्टेरॉयड के बने होते हैं, स्टेरॉयड के बने होते हैं, के बने होते हैं, ठीक है। स्टेरॉयड के बने होते हैं। और क्या खास बात है? देखो ये बात ध्यान रखना, इसमें प्रोटीन होगा या स्टेरॉयड के बने होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा या स्टेरॉयड के बने होंगे, वसा होगा या स्टेरॉयड के बने होंगे, वसीय अम्ल होगा स्टेरॉयड के। मतलब हार्मोन में स्टेरॉयड होना आवश्यक है। स्टेरॉयड का ही नाम है ऊर्जा, ऊर्जा पैदा होती है हार्मोन की वजह से। आपने कई बार देखा होगा, दौड़ लगाने वाले कई युवा स्टेरॉयड के टीके लगाते हैं, और स्टेरॉयड के टीके लगाते हैं तो उसकी वजह से एकदम एनर्जी उत्पन्न होती है, और वह मानव को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला पॉइंट। पेपर में पूछ ले कि हार्मोन शब्द का, हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? एक वैज्ञानिक थे स्टार्लिंग, ठीक है। और ये पूछ ले कि सबसे पहले हार्मोन किसने खोजा? तो एक व्यक्ति थे W.B. बेवल्स स्केर्टिन, W.B. बेवल्स स्केर्टिन। तो ये नाम नहीं पूछेंगे भी किसने खोजा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा था। वो 1902 में खोजा था, 1902 भी नहीं पूछेंगे। तो हम देखें इसमें सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, पहले खोजा हार्मोन कौन था? स्केर्टिन। वैज्ञानिक भी W.B. स्केर्टिन ही थे। तो कब खोजा? 1902 में। और W.B. स्केर्टिन के साथ में स्टार्लिंग वैज्ञानिक भी थे 1902 में इसके साथ में, ठीक है। कभी ये सोचो कि अकेले ने किया था इसने, तो इसलिए ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग, सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग पूछा जाए तो किसने किया प्यारे बच्चों? स्टार्लिंग ने। स्टार्लिंग ने कब किया? जब खोजा होगा तभी तो नाम देगा, 1905 में। ये था प्यारे बच्चों। फिर हम आगे देखते हैं,
आगे और देख लेते हैं, जल्दी लिख लो जिसने नहीं लिखा। जल्दी लिख लो, हम शुरुआत कर देते हैं। अगला देखेंगे हम। कुछ चीजें लेके आया था मैं आपको दिखाने के लिए, वो दिखाई देता हूं। आप थोड़ा सा एक बार इधर हटें, एक बार आप आ जाओ, आप थोड़ा बड़े हो जाओ। ठीक है, ये हमारा अतःस्रावी तंत्र है, जो हम अभी पढ़ रहे थे यही है, एंडोक्राइन सिस्टम, अतःस्रावी तंत्र। अतःस्रावी तंत्र में यहां बहिस्रावी तंत्र की ग्रंथियां नहीं दी हुई है, ठीक है, अतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां दी हुई है। और अतःस्रावी तंत्र में अतःस्रावी ग्रंथि दी हुई है और एक पैनक्रियाज जो मिश्रित ग्रंथि है ये दी हुई है। अतःस्रावी तंत्र में अतःस्रावी ग्रंथियों के दो भाग होते हैं, एक तो वास्तविक ग्रंथियां जो अतःस्रावी ग्रंथियां बोली जाती है, एक हमारी जो बोली जाती है वो जो वास्तविक नहीं बोली जाती, अर्धवास्तविक बोली जाती है, वो पैनक्रियाज होती है, अग्नाशय होती है, ठीक है। तो अग्नाशय है ये ग्रंथि, यहां पर है अग्नाशय। हमने पाचन तंत्र में भी इसको देखा था। थाइमस ग्लैंड को थाइमस ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। थायराइड है, थायराइड ही है। पिट्यूटरी को पीयूष भी बोलते हैं हिंदी में। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं और पिनियल को पिनियल ही बोलते हैं प्यारे बच्चों, पिनियल पिनियल ही है। और फिर हम देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि को, इसका एक और नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और जो टेस्टिज है, टेस्टिज को बोलते हैं विरसण, क्या बोलते हैं, विरसण, ठीक है। और इसी से विरसण से निकलते हैं शुक्राणु, सप्रम बोलते हैं जिसको, शुक्राणु, या हम आगे पढ़ेंगे शुक्राणु। और ओवरी, ओवरी को हम बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय को, अंडाशय से निकलते अंडाणु, ओवरी से अंडाणु निकलते, अंडाणु को बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम। और शुक्राणु को बोलते हैं सप्रम। ये हमने आगे पढ़ने हैं। तो इस रूप से हम देखते हैं ये सारी ग्रंथियां हमने किसमें पढ़नी है, अतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पढ़नी है। जो अतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार है वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि, फिर उसके बाद में हाइपोथैलेमस देखेंगे, फिर पिनियल ग्लैंड देखेंगे, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड भी है, इसमें नाम नहीं है, फिर थाइमस, फिर हम देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि, फिर विरसण, विरसण ग्रंथि है जो, और ओवरीज है अंडाशय, इसको गोनड्स ग्रंथि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोनड्स ग्रंथि। तो गोनड्स ग्रंथि के दोनों भाग होते हैं, ये मानव के अंदर होती है, मानव के भी दो भाग है, नर व मादा। और पेनक्रियाज ग्लैंड के बारे में हम फिर बाद में जानेंगे, अग्नाशय ग्रंथि। ये इसमें फोटो है एक और इसमें, लेकिन आप देखो थोड़ा सा इसमें नाम नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैंने आपको आगे सामने प्रस्तुत नहीं किया, धुंधले दिख रहे थे नाम, तो इसलिए इसको, यहां सुंदर दिख रहे नाम। तो यहां पर बस मादा में और नर में बस एक ही अंतर है, वो कौन सा है, ओवरी का अंतर है, जो ओवरी है ये ओवरी, ठीक है, बस इतना ही अंतर है और सारा समान है, ठीक है। तो इस रूप से हम आगे चलेंगे। अगला, तो ये किसके प्रकार है, एंडोक्राइन अतःस्रावी तंत्र के प्रकार है। और पहले नंबर पर हम जानेंगे पीयूष ग्रंथि, पहले नंबर पर क्या जानेंगे, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये है हमारा पीयूष ग्रंथि। पहले नंबर पर हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये मस्तिष्क में विद्यमान होती है। कहां में विद्यमान है? ये मस्तिष्क में विद्यमान होती है। मस्तिष्क में विद्यमान होती है। मस्तिष्क में विद्यमान होती है। कहां विद्यमान होती है? मस्तिष्क में। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर यह विद्यमान है, मस्तिष्क में विद्यमान है। कहां विद्यमान है? मस्तिष्क का जो अगर भाग है उसके अंदर विद्यमान है। कहां? सेफेनॉइड अस्थि के अंदर। कहां विद्यमान है? सेफेनॉइड अस्थि के। सेफेनॉइड अस्थि के सेला ट्रसिका में है। कहां है? सेफेनॉइड अस्थि के सेला ट्रसिका के अंदर है। तो यहां पर सेला ट्रसिका दिया हुआ भी होगा। इसके अंदर सेला ट्रसिका ये दे रखा है, हाँ, सेला ट्रसिका और सेफेनॉइड बोन, ठीक है, ये दे रखा है। हाइपोफिशियल फोसा इन सेला ट्रसिका इन सेफेनॉइड बोन, ठीक है। तो जो पीयूष ग्रंथि है ये मस्तिष्क के अगर भाग में सेफेनॉइड ग्रंथि के अस्थि के, सेफेनॉइड अस्थि के सेला ट्रसिका नामक कैविटी के अंदर होती है, गुहा के अंदर होती है। कैविटी मतलब एक गुहा, एक भाग है। और यह मुख्य रूप से एक भाग होता है एफेंडिबुलम। एफेंडिबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एफेंडिबुलम। यहां दिया होगा एफेंडिबुलम, एफेंडिबुलम यहां ये दे रखा एफेंडिबुलम, एफेंडिबुलम, ठीक है। ये एफेंडिबुलम से और के माध्यम से हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ये हाइपोथैलेमस हो गया। तो यहां पर ये एफेंडिबुलम है, ये किससे जोड़ता है? ये पीयूष ग्रंथि को जोड़े रखने का कार्य करता है। तो हम लिखेंगे यह ग्रंथि कहां होती है? यह मस्तिष्क अगर भाग में सेफेनॉइड अस्थि के सेला ट्रसिका नामक गुहा में लिखी होती है, ठीक है। यह मस्तिष्क में विद्यमान है। यह मस्तिष्क के अगर भाग में, अगर भाग में सेफेनॉइड, ये लिखा हुआ है सेफेनॉइड हड्डी सेफेनॉइड हड्डी सेफेनॉइड हड्डी के सेला ट्रसिका, सेला ट्रसिका, सेला ट्रसिका, सही है, सेला ट्रसिका, सेला ट्रसिका की गुहा, कैविटी, गुहा मीन्स क्या? कैविटी में विद्यमान होती है, में विद्यमान होती है। यह ग्रंथि, इस ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ने का कार्य है। हाइपोथैलेमस से जोड़ने का कार्य है, जोड़ने का कार्य एफेंडिबुलम, एफेंडिबुलम, एफेंडिबुलम INFUDIBULM, एफेंडिबुलम ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ने का कार्य एफेंडिबुलम करता है, ठीक है। और क्या है खास? इसमें एक भाग है जो इसका ये बोला जाता है कि अवशेषी अंग है, जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया मतलब मध्य भाग। जो हम देखते हैं ये तो हमारा इसका अगर भाग है, ये मध्य का भाग है, ये पार्स डिस्टलिस है। तो हम देखते हैं जो पार्स इंटरमीडिया है
ये जो अंदर का भाग है मुख्य रूप से मध्य भाग है, जो मध्य भाग, ये एक तरह से इसको निकाल दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। तो हम कहते हैं, हमें हमेशा ही यह पूछा जाता है कि जो पीयूष ग्रंथि का पार्स इंटरमीडिएट, जो कौन सा भाग है अवशेषी अंग है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर हो तब पूछा जा सकता है, तो लिख सकते हैं हम कि पार्स इंटरमीडिया। तो पीयूष ग्रंथि का पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का अवशेषी भाग है। पीयूष ग्रंथि का अवशेषी भाग। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या कुछ खास है इसके बारे में? और कुछ खास नहीं है। एक बस ये डायग्राम और देख लो थोड़ा सा। ये भी पीयूष ग्रंथि हमारी, इसका ये पार्स इंटरमीडिएट बोलता है, पार्स इंटरमीडिएट मीडिएटर बोला जाता है। बीच का भाग है, यही भाग है जो मैं बता रहा था आपको, अवशेषी भाग है। ये क्या है? अवशेषी भाग। ठीक है, जो बीच का भाग है। ठीक है, यदि इसको निकाल दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये टोटल हमारी क्या है? पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि को हम ये कहते हैं कि यह ग्रंथि है एक तरह से मास्टर ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि यह मुख्य रूप से सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करने का काम करती है। सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। और इसका आकार पूछा जाता है कितना, कैसा होता है? ये मटर के दाने जैसा होता है। इसका भार कितना? 0.3 ग्राम होता है। 0.3 ग्राम है, वो कभी नहीं पूछा जाएगा पेपर में। बस इसके बारे में ये ध्यान कर लो आप, मैंने बताया जो यह है मटर के दाने के आकार की होती है, दाने के आकार की होती है, की होती है। इससे इससे निकलने वाले यह सभी ग्रंथियों को, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करेगी। सभी ग्रंथियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। इसलिए इसको को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छी बात है। मास्टर का भी मास्टर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर का भी मास्टर सुपर मास्टर ग्रंथि, वो कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इस ग्रंथि को आदेश देता है, इस ग्रंथि को आदेश देता है, ग्रंथि को आदेश देता है, आदेश देता है। कई बार पेपर में ये पूछ ले कि अतःस्रावी ग्रंथियों का ड्राइवर किसे कहते हैं? वो ड्राइवर तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, सारथी, लेकिन कंडक्टर कौन बोला जाता है? तो इसे पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को कंडक्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं।
मतलब है अतःस्रावी ग्रंथियों का कंडक्टर, अतःस्रावी ग्रंथियों का कंडक्टर, का कंडक्टर, कंडक्टर अतः पीयूष ग्रंथि को कंडक्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा पीयूष ग्रंथि। कल हम जो पढ़ेंगे अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ग्रोथ हार्मोन है, वेसोप्रीन है, वेसोप्रीन को एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये सारे हार्मोन हमने अगली क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। तो आसान सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें जाननी है और बहुत सारी आसान आसान बातें हैं जो पेपरों में पूछी जाती है। जैसे आज ही मैंने आपको एक डिस्कस कर ली, एक जो हाल ही में पेपरों में आई है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपकी परतें खुलती जाएगी। अभी हम टॉपिक पर, अब धीरे धीरे बायोलॉजी पर हमारा कंट्रोल और भी होता जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।